सिंह जी, मेरी बड़ी बहन गीता भूकल जी, बीबी बत्रा जी, जाबिर वाल्मीकि जी और हमारे बलबीर वाल्मीकि जी, हमारे इंदुराज जी, ये सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ विधायकगण और हमारे इस जन आक्रोश रैली के पूरे हरियाणा के संयोजक चौधरी अशोक अरोड़ा जी और पूरे सपीदो विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता और बहनों, आज आप लोगों ने जो इतना बड़ा कट किया है, आप लोगों का मैं पूरी जिंदगी एहसान बंद रहूंगा। हुड्डा साहब, मैं आप लोगों को हम जनता के बीच में रहते हैं। आपकी कल सिरसा में रैली थी, आप हर रोज रैलियां करते हैं। आपकी रैलियों में जो ये जन शराब उमड़ता है, लोग फैसला कर चुके हैं। आप इस हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी, इस 9 साल में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस सपीदों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया है। हमारी पहले तो 9 साल की कसर निकालना और फिर अगले 5 साल के लिए जो हमारा बाटे के काम हो वो करना। हमारे काम 14 साल के काम आप लोगों ने आपने करने हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक पैरामेडिकल कॉलेज की घोषणा 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने की थी, लेकिन उस पैरामेडिकल कॉलेज को भी यहाँ से ले गए। चलो वो तो ले गए। एक 2019 में हमारे नर्सिंग कॉलेज की घोषणा हुई थी, आज हमारे गर्ल्स कॉलेज में क्लासें लगती हैं, आज तक एक ईंट भी नहीं लगी। आज वो ईंटें भी नहीं है जिसमें 19 में उद्घाटन हुआ था। इसी प्रकार से हमारा जामनी में पिल्लू खेड़ा का गर्ल्स कॉलेज पिछले 5-4 साल से हमारे स्कूल में क्लासें लगती हैं, वहां भी कुछ नहीं हुआ। हुड्डा साहब, एक बेरोजगारी को मिटाने का आपके पास इस सपीदो हल्के की या जींद जिले की एक बहुत बड़ा मौका है। यह एक IMT की बात करते हैं बीजेपी वाले, लेकिन ये इनसे कोई IMT बनने वाली नहीं है, क्योंकि जो लैंड पुलिंग है, जमीन एक्वायर करने की जो इनकी पॉलिसी है, वो डीसी रेट से लिंक है। लेकिन हमारे यहाँ डीसी रेट से 4-4 गुना तो मार्केट रेट है। मैं तो निवेदन करता हूँ हुड्डा साहब, जैसे ही आपकी सरकार बने, ये IMT मार्केट रेट के हिसाब से जमीनों के रेट देकर IMT बनाना, ताकि यहाँ के लोगों की बेरोजगारी दूर हो सके। मैं तो हुड्डा साहब, आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, फैसला हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव का इंतजार है। मैं तो इस 14 साल की 9 साल पिछले 5 अगले इस 15 साल की कसर काट दियो, यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया था। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। हमारे भी युवा के प्रधान भाई डोला जी, बलराम डांगी जी, करतार सैनी जी, धर्मेंद्र डुल जी और भी साथी पहुंचे, इनका स्वागत। अब मेरा अनुरोध है पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे स्पीकर आदरणीय पंडित कुलदीप शर्मा जी से कि वो भी आए और यहाँ पर आए हुए लोगों को संबोधित करें। पंडित कुलदीप शर्मा जी। आप लोग पीछे बोलते नमस्कार। परम सम्मानित हरियाणा के भविष्य माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान जी, हरियाणा की राजनीति के उदीयमान नक्षत्र माननीय सांसद मेंबर CWC श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मंच पर उपस्थित हरियाणा के सभी माननीय विधायकगण, आदरणीय पूर्व विधायकगण, मंच पर उपस्थित हरियाणा की कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण और सभा में उपस्थित आदरणीय कार्यकर्ता साथियों,
देवियों एवं सज्जनों, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे आपके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का सुअवसर मिला है। मैं भाई सुभाष गांगुली जी को, जो यहां से सम्मानित विधायक, अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं कि ये विशाल जनसमूह पैदा करके आपने जिस प्रकार से हुड्डा साहब का स्वागत किया है, ये आने वाले कल के भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। आदरणीय साथियों, मुझसे पूछा गया था, पंडित जी आपका हल्का तो गन्नौर है, सफीदों क्या करने जा रहे हो? मैं क्या, सफीदों ऐतिहासिक भूमि है, नाग छत्र की भूमि है, और हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी से अपना पिंड छुटाने की कोशिश कर रही है। सफीदों की जनता के इस यज्ञ में आहुति देने के लिए जा रहा हूं। बड़े घमंड में है भारतीय जनता पार्टी। 3 प्रदेशों में हमारी सरकार बन गई। मैं कल सिरसा गया था, हुड्डा साहब की रैली थी, कांग्रेस की रैली थी। मैंने अपने जीवन में सिरसा में सुना है वहां पर चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि है। मैंने इतना बड़ा जनसैलाब, इतना सिरों का समंदर, लाखों की भीड़ अपने जीवन में सिरसा में कभी होती नहीं देखी। ये आने वाले कल की ओर इशारा हो रहा है। और आज अगर सफीदों की बात करें, छोटा सा शहर है तो महत्वपूर्ण, हरियाणा की राजनीति में अपना स्थान रखता है। आज मैं देख रहा हूं सफीदों भी हरियाणा के लोगों को, देश के लोगों को यह बताना चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, किसी भ्रम में न रहना। हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है। हरियाणा के अंदर परिवर्तन की आंधी इस जनसमूह के रूप में आपके बीच में आई है। सुभाष गांगुली जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आए, कहीं मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी, कहीं कॉलेज की, कहीं पॉलिटेक्निक की, अनेकों योजनाएं, 33,000 करोड़ की योजनाएं जींद के लिए बनाई। कहीं कोई ईंट लगी देखी है? कहीं कुछ बना देखा है? एक बार एक परमात्मा ने कहा, वैज्ञानिकों आओ सारे इकट्ठे हो जाओ, भाई ध्यान से सुनना, ये ब्राह्मण की वाणी है, घर जाओगे जब समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूं। भगवान ने कहा, वैज्ञानिकों ऐसी मशीन बनाओ कि जो कोई झूठ बोले तो एकदम टन बोले, घंटी की आवाज आए। मशीन बना के ले आए वैज्ञानिक। 5-4 झूठों को बुलाया गया, झूठ बोलते ही मशीन ने टन शुरू कर दिया। जो झूठ बोले टन, लेकिन अचानक मशीन टन 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 करती रही। वैज्ञानिकों को बुलाया, मशीन खराब हो गई। चेक किया, मशीन ठीक है, फिर ये टन 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 बार बार क्यों करिए? कहते खट्टर साहब का भाषण शुरू हो गया, अब ये बंद नहीं होगी, ना उनकी झूठ खत्म होगी, ना ये मशीन बंद होगी। अरे माननीय मित्रों, मुख्यमंत्री का पद 10 साल के लिए आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर पर यह ताज रखा था। हरियाणा की शक्ल बदल दी। हरियाणा में पावर प्लांट्स लगे, हरियाणा के किसान का भाग्य बदला, हरियाणा के नौजवान का भाग्य बदला, हरियाणा के एथलीट्स, खिलाड़ियों का भाग्य बदला। आज जिन खिलाड़ियों को, जिन हमारी लड़कियों को सड़कों पर घसीट रहे हैं ये लोग, 700 से ज्यादा नौकरी देने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके बीच में बैठे हैं। खिलाड़ियों का सम्मान था।
आज हुड्डा जी क्यों जरूरी है, इस बात पर विचार करना, ऐसे ही वोट मत देना। लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, ये गाना एक पुराना गाना है। तो कही गई ना मुझसे वो जमाना कह रहा है, मैं कहूं ना कहूं यारो सारा हरियाणा कह रहा है। क्या जरूरी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा? 10 साल से नरगिस अपनी बेनूरी पे रो रही, हरियाणा का नौजवान रो रहा है, नौकरी नहीं, अपनी वतन को छोड़कर, अपनी धरती को छोड़कर विदेशों में नौकरियां ढूंढ रहे हैं। डंकी के माम करोड़ों खर्च करके जा रहे हैं हिंदुस्तान में रहने के लिए, हरियाणा में नौकरी नहीं। हरियाणा के किसान इसलिए ढूंढ रहा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के याद को। क्यों जरूरी है? क्योंकि हरियाणा के किसान को अपने बाजरे की, अपनी सरसों की, अपनी जीरी और गेहूं की कीमत चाहिए। हरियाणा के किसान को सस्ती बिजली चाहिए, हरियाणा के किसान को सस्ती खाद चाहिए। लेकिन जब खाद का टाइम आता खाद नहीं, बिजली का टाइम आता बिजली नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4-4 कारखाने लगाए, हरियाणा के किसान के खेत को सूखने नहीं दिया। इसलिए किसान कह रहा है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। एक बार फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को याद कर रहा है। हरियाणा का व्यापारी आज जीएसटी से परेशान है, उसकी जेब पर अफसरों की नजर है, भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। तहसीलों थानों में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, लूटा जा रहा है, हरियाणा के व्यापारी को धमकाया जा रहा है, ईडी और सीबीआई दिखाई दे रही है। वो हरियाणा का व्यापारी स्वतंत्र होना चाहता है, इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज को याद करता है, जब गुंडों को जेल के अंदर बंद करके गोली तो मार दी गई, लेकिन हरियाणा के व्यापारी को परेशान नहीं होने दिया। आज हरियाणा का गरीब वर्ग क्यों कह रहा है हुड्डा को लाओ, हरियाणा को बचाओ? क्योंकि हरियाणा का वाल्मीकि जानता है, जैसे बलबीर कह रहे थे कि एक कलम से अगर 11,000 वाल्मीकियों को नौकरी देने वाले का किसी का गुर्दा हो सकता है, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हो सकता है। इसलिए वाल्मीकियों को भी, क्योंकि हमने तो 50,000 और लगाने, सरकार आएगी 11,000 से काम नहीं चलना, हुड्डा साहब आपकी कलम में शाही भरने का काम ये लोग करेंगे। इन गरीबों का एक बार फिर कलम चला देना। इसलिए वाल्मीकि कह रहे हैं, देश का हरिजन वर्ग कह रहा है कि 4 ग्रंथ हैं देश में, बाइबल है, गीता है, गुरु ग्रंथ साहब है, लेकिन एक देश का ग्रंथ और है जो आजादी के परवानों ने अपनी कलम से लिखा था, बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ ग्रंथ, भारत का संविधान जिससे देश चलता है, उस संविधान को बदलने की तैयारी, संविधान को मारने की, उसका गला घोटने की तैयारी, देश में लोकतंत्र की हत्या करने की तैयारी, बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम मिटाने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। आरक्षण को समाप्त करने की योजनाएं बन रही हैं। इसलिए हरिजन कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाओ। मैं किसकी बात करूं? बहुत लोगों ने बोलना है, इसलिए बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा, लेकिन मित्रों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी मशीन में बनकर नहीं आएंगे। तो आपके हाथों में है। यहां रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होते, यहां मकों की पेटी और मशीन, आप जब बटन दबाते हैं तो आप हरियाणा के भाग्य का, हरियाणा के मुख्यमंत्री का फैसला करते हैं। कोई कह रहा है हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई और कह रहा है, अरे छोड़ो हम मंच पे खड़े होने वालों की बात। यहां तो कोई किसी को बनाएगा, कोई किसी को बनाएगा, लेकिन बनाना तो आपने है, वोट तो आपकी है,
लोकतंत्र में ताकत आपकी है। आपसे पूछता हूं, यहां से लेकर और आखिरी कोने तक पूछता हूं, बोलो आप किसको बनाना चाहते हैं? ये पंचायत के फैसले हैं हुड्डा साहब, ये जनता की आवाज है, इसको दबाया नहीं जा सकता। ईवीएम की मशीनों में कैद होकर आप कितने दिन सरकार चला लोगे? ये भारत जाग उठा है, ये देश का भविष्य जाग रहा है, यहां का युवा करवट ले रहा है, बेरोजगारी ने जिसकी कमर तोड़ दी। आदरणीय साथियों, मैंने दीपेंद्र हुड्डा जी को यूं ही नहीं कहा था हरियाणा की राजनीति का उदीयमान नक्षत्र, लेकिन भारत की कांग्रेस की वर्किंग एक युवा आए थे बीच में, लाल जी की तस्वीर लेकर हम सब उनका आदर करते हैं। जननायक जनता पार्टी बनाई, चाबी का निशान ले लिया, लेकिन वो चाबी काम आ गई भारतीय जनता पार्टी और खट्टर साहब के साथ। खुद तो राज में बैठ गए, दादा गौतम तड़प रहे कि सारे महकमे इनके पास, और एक ये युवा जो आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करना चाहता है। इसलिए साथियों, दीपेंद्र हुड्डा असल में अगर यूथ आइकन कोई हरियाणा में है, वो हुड्डा साहब के बेटे दीपेंद्र। अंत में एक अकल समझ की बात जो मुझे समझ में आती है, एक तो ये गाना किसी के समझ में नहीं आता, एक बात मुझे समझ में आ रही है, भाई सफेदों के लोगों, ये जो कई लोग घूम रहे हैं, दान धर्म करते, ये आपके शुभचिंतक नहीं है, ये वोट काटू है, वोट काटू। ये वोट काटना चाहते हैं, वोट बांटना चाहते हैं। आजाद आदमी का कोई भविष्य नहीं। पार्टी के साथ लगो, हुड्डा साहब के साथ लगो, कांग्रेस के साथ लगो, आजाद आदमी का कोई भविष्य नहीं हुआ करता। चीफ मिनिस्टर पूछे ना पूछे, पहले आपने बना के देख लिए, इसलिए आप तिरंगे को हाथ में थामो, हुड्डा साहब के, उदयभान जी के हाथ में हाथ डालकर मजबूती दीजिए। और ये इतनी संख्या में मेरी बहनें आई हैं, मेरी इतनी बहनें हैं, गांगुली जी जहां आप इधर लोकप्रिय हैं उधर भी हैं। अरे मेरी बहनों, अरे बजाओ ताली। तुम्हारी बहन तो एक धागा बांध देना, धागा भगवान राम के बांधा था, लंका को जीत के आया था। इसलिए बहनों, जीत का धागा अपने भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में बांधोगी। राखी का आपका किराया इसी ने माफ किया था, फ्री में बस में बैठ के जाया करती थी। तो मेरी बहनों बताओ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे हाथ पे राज की राखी बांधोगी कि नहीं बांधोगी? ये तो सारी खड़ी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।
पंडित जी, आपने बड़े विस्तार से आज की मौजूदा राजनीति के और हुड्डा साहब के बारे में बताया। सम्मानित साथियों, कल सिरसा के अंदर किसान मजदूर जन आक्रोश रैली की गई। वो जन आक्रोश रैली किसान मजदूर इसलिए की गई कि इस देश की सरकार ने 3 काले कानून इस देश के किसान के ऊपर लाद दिए थे और देश की सरकार ये सोच के बैठ गई थी कि हम जो भी करेंगे ये देश की जनता मान लेगी। परंतु उस धरती पुत्र किसान ने 13 महीने तक संघर्ष किया और उस संघर्ष का नतीजा निकला कि जो 3 काले कानून थे वो सरकार को रद्द करने पड़े। परंतु साथियों, उसके अंदर 750 हमारे किसान भाइयों ने अपना बलिदान दिया। उस बलिदान को याद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने याद करते हुए उनकी याद में रैली की और कल वहां के सिरसा के हजारों किसानों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय बांधी और दीपेंद्र हुड्डा को कहा, वो सिख मोहल्ले क्षेत्र है, उन्होंने कहा कि आज अब जो सप्ताह चल रहा है ये हमारे साहबजादों के शहीदी सप्ताह है। साहबजादे जब शहीद हो गए थे तो गुरु गोविंद सिंह से उनकी घरवाली ने कहा था कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, इस सिखन के हुक्म पर वार दिए सुतचार, 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये हजारों की भीड़ आपके साथ खड़ी है, जो भी आप निर्णय लेंगे हम उसके साथ खड़े होकर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर और इस देश की सरकार को बदलेंगे। अभी कुलदीप शर्मा जी कह रहे थे कि आरक्षण को खत्म करना चाहती है आरएसएस की विचारधारा है। आरएसएस इस देश की आजादी के भी खिलाफ थी। आरएसएस जब देश आजाद हुआ और बाबा साहब ने संविधान के अंदर हमारे एससी और बीसी भाइयों को आरक्षण दिया, ये उसके भी खिलाफ थी। ये उससे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, परंतु सीधे तौर पर क्योंकि जनता के बीच में हुड्डा जैसे आप जैसे नेता खड़े हैं जो होने नहीं देंगे, तो इस खट्टर साहब ने एक नया तरीका निकाला कि उसके अंदर जो कौशल विकास के अंदर कहते हमने 90,000 नौकरियां दे दी। खट्टर साहब ये बताओ कि उस 90,000 में से आपने एससी बीसी का हक मारने का काम क्यों किया? एक भी एससी बीसी को आरक्षण देने का काम नहीं किया। और दूसरी तरफ आपके बीच में बैठे हैं हुड्डा साहब, साथियों ये मुख्यमंत्री होते थे, हम विपक्ष के एमएलए होते थे। जब आपकी जब आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 आ रही थी उस समय हमने हुड्डा साहब से कहा कि हुड्डा साहब आप आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 लेकर आ रहे हैं, इसमें गरीब आदमी को जो नौकरियां मिल रही हैं उसमें आरक्षण नहीं है। तो इन्होंने उसी समय अधिकारियों को कहा कि इस पॉलिसी को वापस लो, दोबारा बना के लाओ और आउटसोर्सिंग में भी एससी बीसी को आरक्षण देकर साथियों आप लोगों का सम्मान करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। ये तो जाति की बात करते हैं। अगर खेल में हमारे खिलाड़ी पदक लेके आते हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, इस देश का नाम रोशन करते हैं। हमारा जवान अगर देश की सीमा पे रक्षा करता हुआ शहीद हो जाता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, वो जवान देश के लिए शहीद होता है। परंतु ये लोग तो उन्हें भी जाति पे बांटते हैं। और अगर भाई दीपेंद्र हुड्डा उनकी मदद पे जाते हैं तो कहते हैं दीपेंद्र हुड्डा ही उनके साथ घूम रहा है। अरे दीपेंद्र हुड्डा देश के किसानों की आवाज पार्लियामेंट में बुलंद करता है, देश के जवानों के लिए लड़ाई लड़ता है, देश के खिलाड़ियों के लिए लड़ाई लड़ता है। इसलिए साथियों आज सफेदों ने भी यह सिद्ध कर दिया कि आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। तो मेरा उस नौजवान से अनुरोध है कि जिसके लिए ये सारी सरकार ये सोचती है कि दीपेंद्र हुड्डा को दबा लो तो हरियाणा प्रदेश दब जाएगा, परंतु हरियाणा प्रदेश के करोड़ों युवा
आज दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। मैं भाई दीपेंद्र हुड्डा से अनुरोध करूंगा कि आप आइए और आप इनको संबोधित करें। भाई दीपेंद्र हुड्डा गदा भेंट करके स्वागत कर रहे हैं सांसद महोदय का। विधायक जी, आपके विधायक ने गदा दी है दुश्मनों को कुचलने के लिए। राम राम जी सबको, राम राम। तेरी न्यारी पाई भाई, राम राम। हमारे बीच में हमारे हरियाणा के भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा के गरीब वंचित वर्ग, दलित, किसान, नौजवान की जिन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, एक बहुत बड़ा संघर्ष किया। हरियाणा के गरीब की आवाज, हरियाणा के हर वर्ग की आवाज, और जिनके नेतृत्व में 1 साल पहले जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और इस 1 साल में लगातार कांग्रेस हरियाणा में मजबूत जिनके नेतृत्व में हुई है, 30 से ज्यादा, लगभग 35 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, हमारे आदरणीय चौधरी उदयभान जी, हमारे बीच में हमारे जो अभी मंच का संचालन कर रहे थे अशोक अरोड़ा जी, हमारे आदरणीय पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी, आदरणीय जगबीर मलिक जी, गोहाना से विधायक गीता भुक्कल जी हमारी विधायक, जयवीर वाल्मीकि जी विधायक, राव दान सिंह जी विधायक, भारत भूषण बत्रा जी विधायक, इंदुराज नरवाल जी विधायक, बलबीर वाल्मीकि जी हमारे विधायक, और आज के कार्यक्रम के आयोजक आपके विधायक सफीदों के, और एक ऐसे विधायक जिनको मैं उलाना भी दूंगा और बधाई भी दूंगा। पहला क्या दूं, पहले उलाना दूं कि पहले बधाई दूं? नहीं बताओ, पहले क्या चीज देनी चाहिए? देखो भाई, उलाना तो ये है कि पहले बधाई दूं। चलो भाई, पहले उलाना ही ठीक है, क्योंकि बधाई से वो ठीक हो जाएगा। तो भाई उलाना तो ये है कि न्यू क्या करते कि भाई दीपेंद्र जैसा नरम नहीं कोई, मेरा इनने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये तो मैं उलाना दे रहा हूं भाई सुभाष को। अब यूं कहते हैं कि भाई एमपी साहब जहां भी मैं मिलता हूं, जींद में कहीं चला गया, बड़ौदा जींद आसपास इलाके कहीं भी चला गया, बोला भाई एमपी साहब आप तो नरम तो हो, लेकिन आपकी नरमाई का रिकॉर्ड सुभाष तोड़ रखा है। तो ये तो उलाना, ठीक उलाना है कि गलत उलाना है? ये मेरा हक बनता है उलाना देने का, तो ये उलाना। और भाई बधाई इस बात की कि आज की जो यहाँ पे जन आक्रोश जनसभा है, इस जनसभा के माध्यम से, क्योंकि 2-4 महीने में चुनाव है, 7 होगा अलग होगा, 2 महीने में होगा कि 5 महीने में होगा, इलेक्शन बिल्कुल इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। मगर इलेक्शन के बिगुल बजने के साथ साथ यहां से सुभाष जी आपकी और कांग्रेस पार्टी की जीत का डंका भी बज चुका है आज इस जनसभा के माध्यम से। और मैं कांग्रेस के हमारे नेता जिनके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा को में बदलाव लाने की, आदरणीय हुड्डा साहब और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी बैठे हैं,
मैं आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि दिन रात का हमारा संघर्ष है, सुभाष जी का हमारा, भाई इस बार यहां से जब ये बन के जाए तो इनको अच्छी जिम्मेदारी, चंडीगढ़ में जब सरकार अच्छी जिम्मेदारी, मैं आग्रह करना चाहता हूं। और बाकी क्योंकि जरूरत है, विकास की पटरी से हरियाणा ही नहीं उतारा इस खट्टर सरकार ने, विकास की पटरी से पूरा प्रदेश ही नहीं उतारा, जींद और सफीदों को भी विकास की पटरी से उतारने का काम किया। आज हम यहां पे जब इस जन आक्रोश रैली, चुनाव का बिगुल जब बज चुका हरियाणा में, 3 महीने के बाद जब चुनाव है, तो आपका तराजू पे तोलकर फैसले करने का समय आ गया है। कौन सा वो बटन दबेगा जिस बटन से हरियाणा अपना का सफीदो, जींद, हम खुशहाली की तरफ जाएंगे, विकास की तरफ जाएंगे, आपस में प्यार और प्रेम की तरफ जाएंगे। कौन सा वो बटन दबेगा जब हमारा भविष्य, ये फैसला आज करने का समय आया है। आज से लगभग 10 साल पहले, 9.5-10 साल पहले चंडीगढ़ में बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई, हरियाणा के लोगों ने बनाई, और इस सरकार से बहुत उम्मीदें थी, अच्छे दिनों के वायदे थे, अच्छे दिनों का नारा था। सरकार आपने सोचा बदल के देखते हैं। अगर हम याद करें 2014 और उससे पहले की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, 2014 में हरियाणा देश में विकास के मामले में नंबर 1 पे आया करता था। हम विकास में नंबर 1 पे थे, विकास दर में, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में हरियाणा की नीति का जिक्र पूरे देश में होता था। गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में हरियाणा का नाम पूरे देश में था। चाहे एससी वर्ग के हमारे भाइयों को 100-100 गज के 4 लाख प्लॉट हरियाणा में देने की बात हो, चाहे 2.5 लाख इंदिरा आवास योजना के माध्यम से उस समय मकान देने की बात रही हो, चाहे राशन डिपो पे तेल, चीनी, दाल, अनाज के साथ साथ ये देने की बात रही हो और अच्छी गुणवत्ता का अनाज देने की बात रही हो, चाहे 20 लाख एससी वर्ग के और बीसीए वर्ग के और 36 बिरादरी गरीब परिवारों से आने वाले 20 लाख बच्चों को स्कूल के अंदर वजीफे देने की देश में सबसे पहली स्कीम हरियाणा के अंदर शुरुआत करने की बात हो, चाहे पीने के पानी की टंकी टूटी की योजना की बात हो, चाहे देश में डंके की चोट पर सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन उन 10 साल जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही सबसे ज्यादा। आज तो बाकी प्रदेश आगे निकल गए, दिल्ली आगे निकल गया, राजस्थान आगे निकल गया, छत्तीसगढ़ आगे निकल गया। हरियाणा आज बुढ़ापे पेंशन में देश में 15 नंबर पे आ गया, 1 नंबर पे 10 साल तक सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में थी। हरियाणा देश में आगे माना जाता था। 10 साल तक कभी किसी वर्ग को धरना देने के लिए बैठना नहीं पड़ा। 10 साल तक हरियाणा में ना कोई व्यापारी आंदोलन हुआ, ना कर्मचारी आंदोलन हुआ, ना किसान आंदोलन हुआ, ना कोई खिलाड़ी आंदोलन हुआ। सबका मान सम्मान हुआ, कोई काम किसी का नहीं भी हुआ, मगर मान सम्मान में किसी की कोई कमी मैं समझता हूं 10 साल में नहीं रही होगी। कानून व्यवस्था में हरियाणा का नाम देश में गिना जाता था। एक नारा दिया था, कोई अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दे, जब कांग्रेस की सरकार थी, या तो हरियाणा छोड़ दे या वो सीधे रास्ते पे आ जाए। ये नारा हुड्डा साहब का नारा आपको याद होगा, नहीं तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और आज क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की, सफीदों में क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की, मैं पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कौन छोड़, यहाँ पे व्यापारी पलायन कर रहा है, मैं हुड्डा साहब को भी बताना चाहता हूं, डॉक्टर पलायन कर रहे हैं, व्यापारी पलायन कर रहे हैं, सफीदों के अंदर कानून व्यवस्था की ये आज इस सरकार के अंदर। तो आज जो हरियाणा कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, रोजगार देने में नंबर 1 था, किसान के हकों के फैसले में, केवल गरीब कल्याण में नंबर 1 नहीं, कि चाहे वो किसान के हकों के फैसले थे, 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफी का फैसला रहा हो, 2200 करोड़ के किसान के कोऑपरेटिव के कर्ज माफी का फैसला रहा हो, किसान को देश में सबसे ज्यादा गन्ने का, पॉपुलर का, धान का भाव देने का फैसला रहा हो, काले कानूनों को, जो कोऑपरेटिव में गिरफ्तारी और नीलामी जमीन के काले कानून थे, उसको देश में अकेले हरियाणा के अंदर समाप्त करने का फैसला रहा हो। 10 साल तक किसान को आंदोलन नहीं करना पड़ा, 10 साल तक जवान को आंदोलन नहीं करना पड़ा, गरीब को आंदोलन नहीं करना पड़ा। फिर एक नारा आया, अच्छे दिन आएंगे,
आपने सोचा कि अच्छे दिन हरियाणा में भी लाके देखते हैं, बिना ये पूछे कि किसके हाथ में हरियाणा की सत्ता जाएगी आपने बीजेपी को मौका दिया। उनका फैसला था, खट्टर साहब सरकार बनी हरियाणा में। आज वो हरियाणा जो विकास में नंबर 1 था, 10 साल के बाद ये सवाल पूछना बनता है कि आज वो विकास में 17 नंबर पर विकास दर में कैसे आ गया। आज वो हरियाणा विकास की पटरी से क्यों उतर गया, ये सवाल उठा। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष, प्रजातंत्र के पहलू आज हम विपक्ष में। मुझे इस बात का दुख है कि आज हरियाणा पीछे क्यों चला गया। जो रोजगार देने में नंबर 1 था, आज वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया। ये सवाल मैं पूछता हूं खट्टर साहब से, दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ, बेरोजगारी में नंबर 1, हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी आपने हरियाणा में। एक औद्योगिक क्षेत्र, एक कोई फैक्ट्री का इलाका हरियाणा के अंदर औद्योगिक क्षेत्र आपने लगाया नहीं। अभी सुभाष जी कह रहे थे कि सफीदों के अंदर एक आईएमटी की बात चल रही है। 10 साल में पूरे प्रदेश में एक आईएमटी इस सरकार में नहीं लगी। जब हमारी सरकार थी आज से 10 साल पहले, 10 साल हमें भी अवसर मिला कांग्रेस पार्टी को, पूरे प्रदेश में 7 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप या आईएमटी, खरखौदा के अंदर आईएमटी लगी, गुड़गांव के अंदर उस समय आईएमटी, फरीदाबाद के अंदर आईएमटी, रोहतक के अंदर आईएमटी, अंबाला के अंदर एक हमारी आईएमटी प्रस्तावित। 10 बड़े औद्योगिक क्षेत्र। 10 साल तक आपने ना तो कोई औद्योगिक क्षेत्र लगाया, ना कोई थर्मल का कारखाना बिजली पैदा करने का लगाया। प्राइवेट क्षेत्र के अंदर तो किसको रोजगार मिलेगा, ना तो प्राइवेट में रोजगार मिला, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में तो आपने रोजगार समाप्त कर दिए। 2 लाख पद आपने 2 लाख पद या तो खत्म कर दिए, या कई ऐसे पद हैं जिनको आपने हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से पक्कों को कच्चे में भर्ती कर बदल दिया। 10 साल तक शिक्षकों की भर्ती नहीं हरियाणा में, एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं। गरीब आदमी के लिए सरकारी स्कूल एक शिक्षा का माध्यम, आज स्कूलों को बंद किया जा रहा है। गरीब अपना बच्चा कहां लेके जाएगा। मुझे गर्व है जब हमारी सरकार थी तो इसी हरियाणा में जहां खट्टर साहब ने 5000 स्कूल बंद किए, इसी हरियाणा में हमारी जब सरकार थी 2700 नए स्कूल और 1 लाख से ज्यादा भर्ती अकेले शिक्षा विभाग में हमारी सरकार के समय, उस समय शिक्षा विभाग में भर्ती आपने ना तो शिक्षा विभाग में भर्ती करी, ना सरकारी नौकरी। जो सरकारी नौकरी आपने खत्म कर दिया तो पद समाप्त कर दिए या कच्चों में बदल दिए, या भर्ती घोटाले, पेपर लीक घोटाले, 20 पेपर लीकों के लीक घोटाले हुए। एचपीएससी, एसएससी की दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है आपकी सरकार में। ले देकर फिर भी दुख इस बात का भी है, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, दुख इस बात का भी है मन में टीस, ले देकर फिर भी कोई अगर लिस्ट आई तो उस लिस्ट में हरियाणा से ज्यादा, हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर उस हरियाणा से ज्यादा आया। एसडीओ की लिस्ट आई 2019 में 80 में से, जब इलेक्शन के नजदीक लिस्ट आई 80 में से 78 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के बच्चे। एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई 2021 में, उसमें 99 में से 77 बाहर के, केवल 22 हरियाणा के बच्चे। इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की लिस्ट आई, उसमें 156 में से 53 हरियाणा के, 103 बाहर के। 4 साल तक आप भर्ती नहीं करते, किसी भी और पद पे आप हरियाणा किसी नौजवान को मौका नहीं देते। आखिरी साल में चुनाव के जैसे डिक्लेयर होने के नजदीक आता है, आप ग्रुप डी की भर्ती केवल अपनी चुनावी वाई और चुनावी वोट के लिए। 4 साल तक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, किसी बड़े पद पे किसी हरियाणा के पढ़े लिखे नौजवान को मौका नहीं। और आखिरी साल मैं पूछना चाहता हूं, जो ये भर्ती करने की कमेटी है, एचपीएससी के चेयरमैन, क्या हरियाणा में एक भी आपको ऐसा नहीं मिला पढ़ा लिखा 2.25-3 करोड़ की हरियाणा की आबादी में कि हरियाणा प्रदेश से किसी को उसका चेयरमैन लगा देते? उसका चेयरमैन भी आपने झारखंड से लाके बिठा दिया। बाकी प्रदेशों में तो हरियाणा के नौजवान को अवसर नहीं मिल रहा, मगर हरियाणा में ये नहीं होगा। आप पर्ची खर्चे की बात करते, मैं पूछना चाहता हूं खट्टर साहब से, आज आपकी ये पर्ची बाहर के जो लग रहे हैं, ये कौन सी बाहर से पर्ची आती है? आप उस बात का भी हरियाणा के नौजवान को जवाब दो, बाहर से कौन सी पर्ची आती है? यूपीएससी में हरियाणा के नौजवान सबसे आगे, मगर हरियाणा की नौकरियों में हरियाणा का नौजवान को अवसर नहीं मिल रहा। ऐसी सरकार जहां के मुख्यमंत्री कहें कि हरियाणा वासी कंधे से नीचे मजबूत है लेकिन ऊपर कमजोर है, और अपनी भर्ती की लिस्टों में उसको साबित करने की कोशिश करें।
देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का शिकार हरियाणा का नौजवान आपने कर दिया। आज हरियाणा का नौजवान करे क्या करे, कोई निराशा की तरफ, कोई डिप्रेशन की तरफ, कोई नशे की तरफ, कहीं कहीं अपराध की कोई बात आती है और कहीं अपना घर बार सब कुछ बेचकर गिरवी रखकर और विदेश की तरफ अपने भविष्य को हरियाणा नौजवान खोजता है। और जब मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में घुसता है तो गांव के अंदर पटाखे बज रहे हैं। हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति आ गई कि नहीं आ गई, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं क्या कारण है, क्या कहा इस सरकार ने विकास की रफ्तार बढ़ाने की बात हुई थी, ये विकास की पटरी से कैसे उतर गया हरियाणा? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हरियाणा के अंदर 250 किलोमीटर रेल की लाइन बिछी थी, जिसमें जींद, गोहाना, दिल्ली रेल की लाइन भी शामिल है। पिछले 10 साल से एक भी इंच रेल की लाइन क्यों नहीं बनी, मैं पूछना चाहता हूं। जब कांग्रेस पार्टी की 10 साल सरकार थी, हुड्डा सरकार, हरियाणा में 4 थर्मल के बिजली पैदा करने कारखाने लगे और 1 परमाणु का कारखाना। इन 10 सालों में एक भी कोई कारखाना क्यों नहीं लगा, मैं पूछना चाहता हूं। जब हमारी सरकार थी 12 विश्वविद्यालय, 12 यूनिवर्सिटी, जिसमें जींद में जो आज तक एकमात्र सरकारी विश्वविद्यालय 75 साल में, हमें गर्व है इस बात पे, 75 साल के देश के इतिहास में अगर जींद जिले में एक सरकारी विश्वविद्यालय किसी सरकार में बना तो हुड्डा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय बना। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे समय 12 सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित किए हरियाणा के अंदर। आज इस सरकार में एक भी यूनिवर्सिटी 10 साल में क्यों नहीं बनी? हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर तक आई। गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ मेट्रो से जुड़े। पिछले इस सरकार में पिछले 10 साल में 1 इंच भी मेट्रो आगे क्यों नहीं बढ़ी? हमारे समय 4 लाख ऐसी वर्ग के परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले, 2.5 लाख परिवारों को इंदिरा आवास योजना में मकान बने। मैं पूछना चाहता हूं आप सब यहां बैठे हो, छत्तीस बिरादरी के लोग बैठे हो अपने अपने गांव में, आप बताओ इस सरकार में एक भी किसी गरीब आदमी को एक भी प्लॉट मिला या नहीं मिला? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक भी प्लॉट, एक किसी का मकान आया हो? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, एक भी गरीब आदमी को तो 100 गज का प्लॉट या मकान क्यों नहीं मिला? हम इस सरकार से सफीदों के लिए मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारी सरकार थी सफीदों में कॉलेज बना था कि नहीं बना था? अस्पताल बना था कि नहीं बना था? जींद में कॉलेज बना था, जींद में अस्पताल बना था, जींद में यूनिवर्सिटी बनी थी। इस सरकार में कोई एक शिक्षा का संस्थान 10 साल में, रफ्तार तो बढ़ानी चाहिए, मगर एक कोई शिक्षा का संस्थान इस सरकार में पूरे प्रदेश के अंदर भाई को आपस में उलझाने का काम किया, हर वर्ग का अपमान करने का काम किया और हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया और देश में बेरोजगारी और महंगाई में नंबर 1 हरियाणा बनाने का काम किया। ऐसी सरकार और भ्रष्टाचार में भी नंबर 1। मैं ये बात करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आज दुख इस बात का है कि हरियाणा विकास की पटरी से उतरा, पीछे चला गया और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये जो सरकार बनी दोबारा, ये तो बनी भ्रष्टाचार की समझौते से। आपको याद होगा इनका पिछली बार नारा था 75 पार। 2019 के पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने नारा दिया था कि अब की बार बीजेपी 75 पार। दिया था कि नहीं दिया था? मैं आपसे पूछता हूं। मगर लोगों ने वो 75 पार के नारे को अस्वीकार किया क्योंकि लोग इनके घमंड और अहंकार से परेशान थे और यही कारण था 14 इनके मंत्री उतरे। पिछली बार की सरकार में जितने मंत्री थे 14 में से केवल 2 मंत्री वापस विधानसभा पहुंचे। लोग खुश होते इनकी सरकार से तो उन मंत्रियों के हल्के में जरूर खुश होते। 12 मंत्रियों को लोगों ने वापस विधानसभा में भेजा नहीं। ये बैठे रावदान सिंह जी महेंद्रगढ़ से, वहां से उस समय हरियाणा के शिक्षा मंत्री थे, वहां से बड़े बहुमत से जीत के आए। ये बैठे भारत भूषण बत्रा जी रोहतक से, वहां से मनीष ग्रोवर जी मंत्री हरियाणा सरकार में थे, बड़े बहुमत से ये जीत के आए। ये बैठे बलबीर वाल्मीकि जी अपने साथ वाले हल्के के, यहां भी इस राना से भी हरियाणा सरकार में पिछली सरकार में मंत्री थे कि नहीं थे? मैं पूछना चाहता हूं। और बलबीर भी बहुत बहुमत से जीत के आए। सारे मंत्री हार गए। 40 पे बीजेपी रुक गई। 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। लोग नहीं चाहते थे सरकार को दोबारा बिठाना, लेकिन इस बीच एक और नारा आया। दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी, उसका नारा आया। क्या नारा दिया? क्या पार?
जमुना पार। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी ने करो जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, और हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। लोग कर रहे हाहाकार, और कह दिया समझौता कर रहे हैं, 2 कंडीशन पे समझौता कर रहे हैं। क्योंकि जब लोगों से पूछी उचाना में, पूछी क्या करना चाहिए, तो लोगों ने तो कहा बीजेपी के खिलाफ वोट लिए आपने, आप कुछ भी करना मगर बीजेपी का साथ ना देना। उन्होंने जींद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जो भी पार्टी हमारी शर्त मानेगी 5100 बुढ़ापा पेंशन देगी और 75% फैक्ट्रियों में हरियाणा के नौजवान को रिजर्वेशन देगी, हम उसका समर्थन करेंगे। यही बात थी कि नहीं थी? मैं गलत तो नहीं कह रहा। जींद तक तो गाड़ी ठीक रास्ते पे थी। हमने दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हुड्डा साहब ने, सारे विधायकों ने, कि कांग्रेस पार्टी 1 नवंबर 2019 यानी कि आज से 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी हमें 5100 पेंशन देने का, हमारा तो घोषणा पत्र है, उसमें पहले ही है कि हमें 5100 पेंशन देंगे। आपने तो हमारा घोषणा पत्र चुराया है, आप आ जाओ हम दे देंगे। गाड़ी जी उचाना से चली, जींद तक ठीक रास्ते पे थी, रोहतक तक और बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर तक भी सीधे रास्ते जा रही थी। दिल्ली में गाड़ी भिड़ते ही, दिल्ली में जुगर गाड़ी बढ़ी, दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों में रुलती पुलटती गाड़ी बीजेपी के बाढ़ने के आगे खड़ी होगी, समर्थन दे दिया भाई। यह बात बनी। और कहा कि बीजेपी कहा कि भारतीय जनता पार्टी से फैसला हो गया, केंद्रीय गृह मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे हमारे, कि 5100 पेंशन देंगे। मैं पूछता हूं आज 5 साल के बाद, 5 साल तक इस बात को हम दिल में लेके, वह 5100 पेंशन आई या नहीं आई? कट और गई। फैमिली आईडी, कहीं पोर्टल आईडी, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, उलझा के काटो, परेशान करो। पेंशन ये क्या गलत तो नहीं कह रहा? 5100 की पेंशन नहीं आई क्योंकि समझौता 5100 की पेंशन का नहीं था, भ्रष्टाचार का समझौता था। भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था, बड़े बड़े मुकदमों को बंद कराने का समझौता था। बीजेपी का एक नारा था, काला धन लाएंगे, सबके बैंक खाते में 15 लाख आएंगे। नारा बदल गया, नया नारा दे दिया, काले धन वालों को बीजेपी में लाएंगे। काले धन जिसके भ्रष्टाचार के मुकदमे बनेंगे, काले धन वालों को पकड़ के बीजेपी में लाएंगे। बीजेपी की जो है बीजेपी में डुबकी दिलवाएंगे और रातों रात उनका काला धन धौला करवाएंगे। ये नारा बदल गया। भ्रष्टाचार का नया रूप। महकमे बांट दिए गए आपस में बीजेपी जेजेपी ने। शराब का महकमा किसने लिया? खनन का महकमा किसने लिया? पंचायत का किसने लिया? एक्साइज महकमा किसने लिया? मगर मैं ये कहूं, हम तो विपक्ष में, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं इनसे। हम ये बात कहें, इन्हीं के पार्टी के विधायक हैं सफेदों से, इनके विधायक हैं इनकी पार्टी के नारनौन से, जेजेपी के विधायक नारनौन से, दादा गौतम। सारी बात वो बता के बोला खोपर बढ़ गया, एकला ही जीमने लग रहा है। जब ये जीमने पे, मैं कहना चाहता हूं सरकार हरियाणा की बने तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि भाई कौन खोपर था और क्या जिम में था भाई, और कितना जिम गया। क्योंकि भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार बनी, लोगों के काम के आधार पर सरकार बनती, हरियाणा को आगे लेके जाने की सरकार बनती तो हमें खुशी होती। मगर भ्रष्टाचार 5100 पेंशन पे धोखा दे गए। धोखा देकर ऐसी भ्रष्ट सरकार बनाई, और आज वो सरकार, ऐसी सरकार जो अहंकार में और घमंड में, आज 7वें आसमान पे इनका घमंड है। आपने देखा होगा, हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा इस सरकार के खिलाफ, और हर वर्ग पे अत्याचार इस सरकार ने किया। किसान आया सड़क पे, किसान 750 किसानों की जान चली गई 1 साल तक एमएसपी बचाने के लिए। कर्मचारी आए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पे लाठीचार्ज। मनरेगा के मजदूर आए अपनी दिहाड़ी बढ़वाने के लिए, उन पे लाठीचार्ज। ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार आए अपना मानदेय बढ़ाने के लिए, उन पे लाठीचार्ज। अग्निपथ योजना जब आई तो नौजवान सड़क पे आए, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच सोचते थे कि बाकी तो आ रहे हैं,
बाकियों पे लठ बरस रहे हैं, लेकिन तुम छोटी सरकार हो, तुम बख्शे जाओगे, लेकिन सरपंचों की भी तसल्ली बिठाई। कोई ऐसा वर्ग नहीं, अहंकार इतना, मुख्यमंत्री जी 10 साल तक बाहर निकले नहीं, लेकिन अब जा रहे हैं जहां, वहीं पर जो कोई उनसे कोई सवाल पूछता है उसी को अपमानित करने का काम करते हैं। एक महिला ने कहा हिसार के अंदर बेरोजगारी इतनी हो गई कि आप कोई फैक्ट्री लगवाओ, कहा कि इनको चंद्रयान पे बिठाकर चांद भेज दो। एक महिला ने कहा सिरसा के अंदर कि नशे से मेरा, विधवा लेडीज थी, दलित लेडीज थी, उन्होंने कहा कि भाई मेरा 22 साल का बच्चा नशे से चला गया, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई इसकी उठा के बाहर फिकवाओ। एक नौजवान ने खड़े होकर कहा कि जी किसान की समस्या, बोला इसकी पिटाई करवाओ। करनाल में अपने बहुत से गार्ड्स थे और सिक्योरिटी गार्ड्स को कहा कि ये सिक्योरिटी गार्ड ऐसे ही नहीं, ये धक्के मार के बाहर कर देंगे। 10 साल हमारी भी सरकार रही, मैं याद कराना चाहता हूं इनको, 10 साल हमारी भी सरकार रही, हम भी लोगों के बीच में जाते थे, बिना सिक्योरिटी गार्ड के जाते थे, और 10 साल धक्के खाए होंगे, किसी को एक उंगली से भी धक्का दिया नहीं होगा। मगर मुख्यमंत्री जी आपका घमंड 7वें आसमान में। आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये घमंड तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? घमंड तोड़ना है कि नहीं तोड़ना? ये घमंड तोड़ना है। तो भाई आज आपका जो आशीर्वाद मिला, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये घमंड तोड़ने की, हरियाणा को विकास के रास्ते पे लाने की, हरियाणा को खुशहाली की तरफ आगे लेके जाने की जो लड़ाई, दोबारा देश में हरियाणा नंबर 1 बने, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में बीजेपी के पास बहुत कुछ है। बीजेपी के पास सत्ता बल भी है, दो दिल्ली में भी सरकार है, चंडीगढ़ में भी सरकार है, बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, सीएम भी है, डिप्टी सीएम भी है, मीडिया तंत्र भी बीजेपी के पास है, षड्यंत्र तंत्र भी दिल्ली बीजेपी के पास है। जो आपने देखा मेरे लोकसभा चुनाव में, इस लड़ाई में हरियाणा को खुशहाल बनाने की, विकसित बनाने की, नौजवान के भविष्य को उज्जवल बनाने की लड़ाई में हमारे पास कुछ है, तो आपका आशीर्वाद है, आपका दिया हुआ हौसला है, जो आज आपने उस हौसले देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब।